काफी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करके पूछा था कि ट्रेडमार्क के अंदर अपोजिशन मैटर्स में कैसे आर्ग्यूमेंट्स करने, कैसे अपने केस को जीतना है। तो आज की वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बताऊंगा आर्ग्यूमेंट्स कैसे करने और कैसे अपने केस को आप जीत सकते हो। देखो, पहली चीज, अगर किसी ने आप पे अपोजिशन डाला है तो पहली चीज आप चेक कीजिए कि फर्स्ट यूजर कौन है। अगर आपका यूजर 2020 का है, उनका यूजर 2022 का है, तो यहाँ पे फर्स्ट यूजर आप हो गए। ब्रांड वैल्यू फर्स्ट आपने जनरेट करी है, तो इस पॉइंट के ऊपर केस आप जीत सकते हो। फर्स्ट यूजर प्रोवाइड करने के लिए आपको बिल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे एज पर रूल 25 और ट्रेडमार्क रूल 2017। तो फर्स्ट यूजर अगर आप हो तो आप उस केस के अंदर ट्रेडमार्क अपोजिशन केस को जीत सकते हो। सेकंड चीज, कई बार क्या होता है, फॉरेन एंटिटी वाले आके आपके ट्रेडमार्क पे अपोजिशन डाल देता है। आप उस केस के अंदर चेक करो, जो एविडेंस उन्होंने सबमिट करी पूरी A to Z, उस पर कहीं इंडिया की बिलिंग हुई है, एविडेंस हुआ है, मार्केटिंग हुआ है। मेनली एक वेबसाइट शो कर देने से ये जरूरी नहीं है कि इंडिया में उन्होंने ब्रांड वैल्यू जनरेट करी है, वो हिंदुस्तान में उनको जानता है। तो उनको पोर्टल पे दिखाना पड़ेगा कि हमने इंडिया के अंदर इनवॉइसेस बिल काटे हैं, सेल्स करी है, हमारे सेल्स का ट्रैक रिकॉर्ड है विद जीएसटी नंबर लेकर है कि इनकॉर्पोरेशन हमारा ये रहा, जीएसटी नंबर हमारा ये रहा, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ये रहे, बिल, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब कुछ हमने हिंदुस्तान में करी, नोटरी लेकर आए, तब जाके उनकी एविडेंस वैलिड होगी। तो अगर फॉरेन एंटिटी है, हिंदुस्तान ने ब्रांडिंग मार्केटिंग नहीं करी है, तो उनके राइट नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडमार्क होता है टेरिटोरियल राइट होता है। इस चीज का ध्यान रखना, यूएस में ब्रांडिंग मार्केटिंग करी है, वहां का राइट आपको मिलेगा, इंडिया का नहीं मिलेगा। जैसे अगर आज मैं इंडिया में ब्रांड नेम को यूज कर रहा हूँ, यूएस में रजिस्ट्रेशन करवाने जाऊंगा तो मैं एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, बट सर्टिफिकेट इशू नहीं होता जब तक मैं यूएस के अंदर फिजिकल गुड्स को सेल नहीं करता हूँ और बिल्स को सबमिट नहीं करता हूँ। तो इंडिया के अंदर एविडेंस शो करना, माल बेचना, दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड चीज, अब एविडेंस के अंदर क्या होता है, रूल 45 का ऑप्शन है, 46, 47, 48। उसके बाद क्या होता है, जब मैटर हियरिंग पे जाता है तब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और लेकर आ रहे होते हैं। उस समय आप ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो कि जब आपको टाइम था नोटरी का ओथ का, तब आप डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आए, अब आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हो जिसकी कोई नोटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पे आप रोक सकते हो। प्लस अगर वो लेटर ऑन जीएसटी इनवॉइसेस ला रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। और अगर नॉन जीएसटी इनवॉइस है तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो कि इन बिल बुक्स की वैलिडिटी क्या है, जो सेल्स का डेटा आप लेकर आ रहे हो उसकी वैलिडिटी क्या है। क्योंकि देखो, रूल 25 क्लियर कहता है कि एविडेंस प्रॉपर होनी चाहिए ट्रेडमार्क रूल्स का। तो अगर जो बिल है वो जीएसटी वाले नहीं है तो वो कोई भी काट सकता है। जीएसटी बिल पे एक जीएसटी का नंबर होता है, डेट होता है, साइन होता है, सिग्नेचर होता है, जिसको पोर्टल या जीएसटी से आके वेरीफाई, जो अथॉरिटीज होती है उनसे वेरीफाई किया जा सकता है। फिर जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उन पे किसी का भी राइट नहीं होता। जैसे एक समझाऊं, प्राइम वर्ड पे किसी का राइट नहीं है। वाव वर्ड, वाव मोमोज को लेकर केस हुआ था, वाव बर्गर, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो वाव बर्गर अलग ब्रांड है और वाव मोमो अलग ब्रांड है, और जो वाव मोमो वालों ने ट्रेडमार्क फाइल करा है वो वाव मोमो का करा है, ना कि वाव वर्ड का। वाव वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है, एक डाइल्यूटेड वर्ड है, उसका एक्सक्लूसिव राइट किसी के पास भी नहीं है। तो वाव, अगर आपका किसी भी ट्रेडमार्क के ऊपर अपोजिशन आया है सिर्फ एक इंग्लिश वर्ड को लेके, तो उस पर कोई मोनोपोली राइट क्लेम नहीं कर सकता अनलेस एंड अनलेस किसी ने बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया और सेकेंडरी मीनिंग उसके अंदर डेवलप हो गया। और जैसे रिलायंस और टाटा है, रिलायंस एक इंग्लिश वर्ड है बट रिलायंस से करोड़ों अरबों की मार्केटिंग ब्रांडिंग कर चुका है, हिंदुस्तान में जानता है कौन है। ये ऐसे ब्रांड नेम है जिसपे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। रिलायंस, टाटा बड़ी ब्रांड बन चुकी है, इस चीज को ध्यान रखना। भले इंग्लिश वर्ड है और बहुत ज्यादा मार्केटिंग करके सेकेंडरी मीनिंग डेवलप हो चुका है। इवन एप्पल का फोन हो गया, एप्पल कंपनी होगी, सैमसंग होगी, तो इन पर एक्सक्लूसिव राइट इन कंपनीज का ही है, इस चीज का ध्यान रखना, कैसे भी आप यूज नहीं कर सकते हो। फिर दूसरा, एक बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरी रेज होते हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट करा कि सर हमारा क्लास उनका क्लास अलग है। इस चीज को समझो, क्लास कितनी दूर है बहुत मैटर करता है। जैसे आपका काम कपड़ों का, उनका काम सॉफ्टवेयर का है, समझ रहे हो आप इस चीज को, तो वहां पे हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बट आप एक चीज समझो, वो ऑयल बेच रहा है, आप बिस्कुट बेचने आ गए, तो वह खाने की इंडस्ट्री 29-30 क्लास है, रेलेवेंट क्लास है, आसपास है, वहां से सेम कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है। क्योंकि एक साइड उनका ऑयल का रिलायंस फ्रेश में माल पड़ा हुआ हो और एक साइड बिस्कुट का माल पड़ा हुआ हो, कस्टमर देखेगा कंफ्यूज हो जाएगा कि दोनों ब्रांड मेरे को एक ही लग रही है, वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि क्लास डिफरेंट है बट कितने डिफरेंट है, इंडस्ट्री डिफरेंट है बट कितने डिफरेंट है, क्या प्रोडक्ट से रेलिवेंसी तो नहीं है। अब जैसे लेट सपोज मैं अगरबत्ती बेच रहा हूँ एक ब्रांड नेम से, सोनी से, दूसरा आ गया उसने माचिक्स निकाल दी सोनी से, तो सोनी और जो अगरबत्ती और जो माचिक्स है वो साथ में यूज होने वाले प्रोडक्ट है, तो रेलिवेंसी है इनके अंदर, कस्टमर के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। फेमस ब्रांड नेम को कॉपी करोगे जैसे टाटा, रिलायंस, नाइकी, एप्पल, अमूल, यहाँ पे देखो इनके एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हैं, हल्का सा भी कॉपी करोगे किसी भी क्लास में ले लो, कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाएगा, वहाँ आप अपोजिशन हार जाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो अपोनेंट होता है ना, उसकी वीकनेस को पकड़ो, उसका जो काउंटर स्टेटमेंट है पूरा पढ़ो, उसके जो एविडेंस उसने सबमिट करे ना, एक एक एविडेंस पे एक एक पेज को चेक करो, इनवॉइस फेक तो नहीं है, सेल्स प्रूफ फेक तो नहीं है, जो उसने मार्केटिंग ब्रांडिंग करी फैब्रिकेशन तो नहीं है, फेक सबमिशन तो नहीं दे दी उसने बैठ के, उन चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो। फिर देखो, कहीं बार आप 2018 के यूज़र हो,
ठीक है, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी 2026 के अंदर, एक्सपर्टाइट कर दी, आप पे अब अपोजिशन आ गया एक्सेप्टेंस के बाद, तो डिले का बेनिफिट भी आप क्लेम कर सकते हो कि भैया जब मैं 18 का यूजर था, मैं इनवॉइसेस ब्रांडिंग मार्केटिंग से प्रोवाइड कर रहा हूँ, नॉट इवन अ सिंगल नोटिस यू हैव रेज्ड, है ना, आपने इतने टाइम में सिंगल नोटिस रेज ही नहीं करा है बैठ के, समझ गए, तो वहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके ऊपर। फिर केस लॉ लगाओ अपने आर्ग्यूमेंट्स में भी और रिटर्न सबमिशन के अंदर भी, जो जो आपके फैक्ट्स हैं इन सब चीजों से मैच हो रहे हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, उनको पेश करो, उससे रजिस्ट्री देखती है, उनको ध्यान से देखती है, इसका ध्यान रखना, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, बस आपके फैक्ट क्लियर होने चाहिए और मैच करने चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। फिर एंड के अंदर जब आप रिटर्न सबमिशन दो तो उनको बहुत अच्छे से देना, आपके जो रिटर्न सबमिशन होंगे, ओरल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उन सबको राइटिंग के अंदर लिखना, सिंपल लैंग्वेज लिखो, प्रॉपर हेडिंग्स डालो, रेलेवेंट केस लॉ डालो, एविडेंस प्रॉपर रखो और प्रॉपर रीजनिंग के साथ, कंक्लूजन के साथ उसको सबमिट करो। उससे क्या है, आपको और अच्छे फेवर मिलेगा, चीजें मिलेंगी अपने ट्रेडमार्क अपोजिशन को, केस को जीतने में, क्योंकि जो आपने ओरली बोला है, हो सकता है कई बार रजिस्ट्रार ने उसको रिकॉर्ड ना कराओ। सबमिशंस के अंदर राइटिंग में क्या होता है, रजिस्ट्रार लेटर उनको रीड भी कर सकता है कि ओरली आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं उन सारी चीजों को। तो रिटर्न सबमिशन हमेशा देना अच्छा होता है आफ्टर ओरल आर्ग्यूमेंट्स, कि आपके सारे पॉइंट्स राइटिंग के अंदर भी आ जाए, आपके केस के लिए विनिंग पॉइंट बन सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं वापस समरी में क्रिएट कर देता हूँ। फर्स्ट यूजर कौन है उसको देख लो, एविडेंस किसके सही है, उसके फेक तो नहीं है, जीएसटी बिल है या नहीं, सारा एविडेंस को प्रॉपर्ली ऑडिट करो। सोशल मीडिया हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसा तो नहीं आज ही सोशल मीडिया बना रहा है और नेक्स्ट डे पोर्टल पे अपलोड कर रहा हूँ ऑन की मैं तो सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग मार्केटिंग कर रहा हूँ और देखो उसके सोशल मीडिया पे जाके, ऐसा तो नहीं कि 4 फोटो जो पोर्टल के ऊपर अपलोड करी एविडेंस लगाने के लिए सिर्फ वही 4 फोटो थी, उसके अलावा उन्होंने मार्केटिंग ब्रांडिंग कभी करी नहीं, सिर्फ फोटो लगाने के लिए 4 उतना ही लगा के छोड़ दिया। तो सारे एविडेंस को अच्छे से ऑडिट करने के बाद देन आप केस को अपने फाइट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई डाउट एंड क्वेश्चन रह गया, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।